एक क्वेश्चन दे रखा है एन अल्फा पार्टिकल ऑफ मास 6.65 into 10 to power minus 27 kilogram is traveling at right angle to the magnetic field with a speed of 6 into 10 to power 5 meter per second. The strength of the magnetic field is 0.2 Tesla. Calculate the force on the alpha particle and its acceleration. पहले तो ये अल्फा पार्टिकल क्या चीज होती है इसकी बात करते हैं हम लोग. इसने बोला अल्फा पार्टिकल क्या चीज होती है. देखो हीलियम का जो न्यूक्लियस होता है ना, हीलियम होता है 2He4. हीलियम का जो न्यूक्लियस है उसको हम बोलते हैं अल्फा पार्टिकल. हीलियम एटम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो न्यूक्लियस के बाहर चक्कर लगा रहे होते हैं. उन दोनों को एनर्जी देके बाहर निकाल दो तो सिर्फ न्यूक्लियस बचेगा. और न्यूक्लियस के अंदर 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं हीलियम के अंदर. तो हीलियम के ऊपर चार्ज कितना आएगा अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दोगे तो न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन्स बचे जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो +2e चार्ज आएगा. E मतलब चार्ज ऑफ प्रोटॉन या चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए भी ये सिंबल यूज होता है. तो +2e चार्ज किस पे होगा, हीलियम न्यूक्लियस पे होगा. और इसका मास कितना होगा, तो मास होगा लगभग 4 प्रोटॉन्स के बराबर, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग बराबर होता है. न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन है और 2 ही न्यूट्रॉन है तो टोटल मिला के 4 चीजें हो गई जिनका मास ऑलमोस्ट इक्वल है. इसलिए हम बोल देंगे कि लगभग 4 प्रोटॉन के बराबर अल्फा पार्टिकल का मास हमको कंसिडर करना है. तो अल्फा पार्टिकल के लिए ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है, ये क्वेश्चन में बताई नहीं जाती, ये हमको पता होना चाहिए. अल्फा पार्टिकल किसको बोला जाता है, हीलियम न्यूक्लियस को. हीलियम का जो न्यूक्लियस होता है उसको हम बोलते हैं अल्फा पार्टिकल, जिसपे चार्ज कितना होगा +2e, मास कितना होगा 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर होगा. ठीक है, अब आते हैं इस क्वेश्चन पे. इसने बोला कि एक अल्फा पार्टिकल है जिसका मास इतना है, मास कितना है 6.65 into 10⁻⁻27 किलोग्राम. इस ट्रेवलिंग एट राइट एंगल, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री पे मूव कर रहा है टू द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि थीटा आपको दे दिया इसने 90 डिग्री विद ए स्पीड ऑफ, यानी स्पीड भी दी है इसने, कितनी है स्पीड 6 into 10⁻5 मीटर पर सेकेंड, इतनी स्पीड से मूव कर रहा है. और स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 0.2 टेस्ला के बराबर है. मैग्नेटिक फील्ड कितना है 0.2 टेस्ला के बराबर है. तो इस पे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगा और साथ में जो एक्सेलरेशन इसका होगा वो आपको कैलकुलेट करके बताना है. पहले फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं. फोर्स का फॉर्मूला बताओ, QVB sin थीटा. ठीक है, वैल्यूज पुट करते हैं. Q मतलब चार्ज कितना होगा +2e, अल्फा पार्टिकल पे चार्ज +2e, 2 और E की वैल्यू होती है 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम. V यानी वेलोसिटी 6 into 10⁻5, B यानी मैग्नेटिक फील्ड 0.2 टेस्ला इनटू साइन थीटा, थीटा 90 पुट कर दो. ठीक है, सारी चीजें आ गई क्या, QVB sin थीटा. ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा अपने पास में फोर्स. ठीक है, दूसरी चीज आपको ये कैलकुलेट करनी है इसके अंदर एक्सेलरेशन कितना होगा. तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है फोर्स की टर्म्स में फोर्स अपॉन मास. न्यूटन का सेकंड लॉ है एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स अपॉन मास. उसी सेकंड लॉ से ये फॉर्मूला बनता है, न्यूटन सेकंड लॉ से. तो जो भी फोर्स की वैल्यू यहाँ पे आएगी न्यूटन में, उसको हम अल्फा पार्टिकल के मास से डिवाइड कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, उसका एक्सेलरेशन आ जाएगा. क्या चीज होती है एक्सेलरेशन, किसको बोलते हैं एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को. क्योंकि अल्फा पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, ये बोल रहा है कि एक अल्फा पार्टिकल है जिसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा. तो एक्सेलरेशन के लिए क्या करना है, एक्सेलरेशन मतलब उसकी वेलोसिटी में किस रेट से चेंज आ रहा होगा, तो उसके लिए आपको फोर्स को मास से डिवाइड कर देना है. तो इससे अपने पास क्या आएगा एक्सेलरेशन. ठीक है, उसकी स्पीड किस रेट से बढ़ेगी, यानी पर सेकंड उसकी स्पीड में कितना इंक्रीमेंट होगा वो इससे पता चलेगा. इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 3.84 into 10⁻⁻14 न्यूटन. और एक्सेलरेशन के लिए क्या करना है 3.84 into 10⁻⁻14 को डिवाइड करना है अल्फा पार्टिकल के मास से, यानी कि 6.65 into 10⁻⁻27 से. तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.577 into 10⁻13 और मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन की यूनिट होती है. तो ये अपना आंसर होगा. इसके बाद में आगे बढ़ते हैं. देखो एक और क्वेश्चन है, राइट द एक्सप्रेशन फॉर लॉरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए पार्टिकल ऑफ चार्ज Q moving with velocity v in a magnetic field B, show that no work is done by this force on the charge particle.
ये बोल रहा है कि कोई चार्ज पार्टिकल है जिसपे चार्ज q है, वेलोसिटी v से मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड b के अंदर, तो उसके ऊपर जो लोरेंज मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, देखो लोरेंज नाम के साइंटिस्ट ने ये मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला बताया था, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लोरेंज मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। तो इसने बोला कि जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा उसका फॉर्मूला बताओ, तो कितना आसान है ये, तो फोर्स इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। क्या होता है फॉर्मूला, एफ इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। ये मैग्नेटिक फोर्स अपने पास आ गया। इसने एक और चीज पूछी है, शो दैट नो वर्क इज डन बाय दिस फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल। ये भी प्रूव करो कि इस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से चार्ज पार्टिकल पे कोई भी वर्क नहीं हो रहा होगा। देखो वर्क कब होता है, जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगाते हैं उससे उसका डिस्प्लेसमेंट होता है, और वर्क का फॉर्मूला होता है वर्क इक्वल टू एफ डॉट एस, जिसको हम ओपन करेंगे डॉट प्रोडक्ट को तो ये आएगा एफ एस कॉस थीटा। तो ये फॉर्मूला यूज करके हम किसी भी पार्टिकल पे अगर कुछ फोर्स लगाया जा रहा है, उसका कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल अगर थीटा है, तो इस फॉर्मूले को यूज करके हम उसके ऊपर कितना वर्क हो रहा है ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो जो केस इसने बताया है कि एक चार्ज पार्टिकल है जो कि मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है और उसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, और ये प्रूव करना है कि उसके ऊपर जो वर्क डन होगा वो जीरो होगा। चलो देखते हैं। सबसे पहले मैं एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ। क्रॉस का मतलब क्या है, प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन में इस मैग्नेटिक फील्ड को मैंने कंसिडर किया है। ठीक है, अब एक चार्ज पार्टिकल हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं। मान लो कि ये कोई चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है Q, और ये इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इंटर करता है। जैसे ये चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा। बताओ इस पे फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, वेलोसिटी इधर है चार्ज पार्टिकल की, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, तो फोर्स की डायरेक्शन कैसे चेक करते हैं चार्ज पार्टिकल पे, इसी फॉर्मूले को, ये जो लोरेंज मैग्नेटिक फोर्स वाला फॉर्मूला है, इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, Q इंटू वी क्रॉस बी, और जो v क्रॉस बी की डायरेक्शन है वही फोर्स की डायरेक्शन आपको कंसिडर करनी है। पॉजिटिव चार्ज के लिए पॉजिटिव चार्ज है ये, तो v इधर है और b इनवर्ड है। देखो v की डायरेक्शन ये है और b की डायरेक्शन किधर है, इनवर्ड। तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट में क्या करना होता है, फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में राइट हैंड फिंगर्स को स्ट्रेच करना होता है और सेकंड वेक्टर की डायरेक्शन में राइट हैंड फिंगर्स को घुमाना होता है। तो उससे जो थंब होगा वो आपको रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन बताएगा जो क्रॉस प्रोडक्ट से हमको मिलने वाला है। क्रॉस प्रोडक्ट जब भी चेक करना हो ना दो वेक्टर्स का, उससे डायरेक्शन चेक करनी हो, तो इसके लिए राइट हैंड स्क्रू रूल बोलते हैं इसको। फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में राइट हैंड फिंगर्स को स्ट्रेच करेंगे और सेकंड वेक्टर की डायरेक्शन में राइट हैंड फिंगर्स को घुमाएंगे, तो थंब आपको किसकी डायरेक्शन बताएगा, रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन बताएगा, जो उन दोनों वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट से आपको मिलेगा। ठीक है, तो v इधर है और b इनवर्ड है। देखो v इधर और b इनवर्ड। अब आपको क्या करना है, v से b की तरफ जाना है, v क्रॉस b करना है ना, तो v से b की तरफ जाना है, तो हाथ को ऐसे घुमाएंगे तभी जा पाएंगे। हाथ को देखो v की डायरेक्शन रखा और b की डायरेक्शन में रोटेट करना है फिंगर्स को, तो थंब किधर पॉइंट कर रहा है, ऊपर की तरफ। इसका मतलब इस चार्ज पार्टिकल पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा किधर लगेगा, बोलो, ऊपर की तरफ लगेगा। अब एक चीज नोटिस करो कि यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल है वो ऐसे जा रहा था और इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगा ऊपर की तरफ, तो इसकी जो वेलोसिटी है या इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स उसके परपेंडिकुलर आ रहा है, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इनके बीच का एंगल क्या बन रहा है यहाँ पे, बोलो, थीटा बना 90 डिग्री। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री है, तो जब हम वर्क कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो थीटा आपको क्या पुट करना पड़ेगा, 90 डिग्री। तो हम लिखेंगे एफ एस cos 90, और cos 90 क्या होता है, 0 होता है। इसका मतलब वर्क डन क्या आएगा, 0 आएगा। बात समझ में आई क्या? तो याद रखना है कि जब भी आप किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करते हो, तो उसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है वो हमेशा उसकी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगता है। क्या उसका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा होता है उस टाइम पे, है ना, जैसे ये इधर जा रहा है तो इस पे इसके डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर लगेगा, और क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इसलिए वर्क डन क्या आएगा, 0 आएगा। अगर किसी पार्टिकल पे वर्क नहीं हो रहा है तो ना तो उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, याद रखना है, ना तो उसकी स्पीड चेंज होगी, ना उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, और ना ही उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी। इन तीनों के चेंज होने के लिए वर्क होना चाहिए पार्टिकल पे, चाहे पॉजिटिव वर्क हो या नेगेटिव वर्क हो, कुछ वर्क होगा तभी पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी या स्पीड चेंज होगी।
तो इससे एक रिजल्ट और बनता है इंपॉर्टेंट। क्या रिजल्ट बनेगा कि क्योंकि यहाँ पे वर्क डन जीरो है, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से कोई भी वर्क नहीं हुआ, इसका मतलब पार्टिकल की स्पीड कभी भी चेंज नहीं होगी। जिस स्पीड से ये मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा उसी स्पीड से मूव करता रहेगा हमेशा। तो फिर मैग्नेटिक फोर्स क्या करेगा, ये सिर्फ इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकता है। देखो ये ऊपर की तरफ लग रहा है ना, तो ये इसको मोड़ देगा, मतलब ये इधर चला जाएगा चार्ज पार्टिकल मुड़ के, मतलब सिर्फ और सिर्फ ये डायरेक्शन चेंज करने का काम कर सकता है। इस चार्ज पार्टिकल की स्पीड और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ये कभी भी चेंज नहीं होगी। आया समझ में? तो इसको लिख देते हैं स्टेटमेंट को, एज द वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स इज जीरो सो दैट स्पीड ऑफ द चार्ज पार्टिकल डज नॉट चेंज। ठीक है, स्पीड कभी भी चेंज नहीं होगी। जिस स्पीड से ये मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा उसी स्पीड से घूमता रहेगा, जिस भी पाथ पे घूमेगा स्पीड वो की वो रहेगी। v स्पीड से एंटर किया तो v ही रहेगी, स्पीड कभी भी चेंज नहीं होगी। और स्पीड चेंज नहीं होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं होगी, एंड हेंस काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो डज नॉट चेंज। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट बन गया, इसमें याद रखने वाला पॉइंट है ये। ठीक है ना, ये याद रखना है हमको कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो सिर्फ क्या कर सकता है, चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन चेंज कर सकता है, उसकी स्पीड, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को कभी भी चेंज नहीं कर पाएगा। क्लियर है एकदम? ठीक है। इसके बाद में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन क्या है, ए ड्यूट्रॉन एंड ए प्रोटॉन मूविंग विद द सेम स्पीड इंटर द सेम मैग्नेटिक फील्ड रीजन एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। अच्छा, ये ड्यूट्रॉन क्या होता है पता है क्या आपको? प्रोटॉन का तो पता है, ड्यूट्रॉन क्या चीज होती है पहले इसको समझ लो। देखो ड्यूट्रॉन हाइड्रोजन का एक आइसोटोप होता है 1s2, उसका न्यूक्लियस होता है। हाइड्रोजन के कई आइसोटोप होते हैं 1h1, 1s2, 1s3। तो ये वाला जो आइसोटोप है 1s2, इसके न्यूक्लियस को हम बोलते हैं ड्यूट्रॉन। जो हाइड्रोजन का ये वाला आइसोटोप है इसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है, दो चीजें होती हैं। जिसका एटॉमिक मास 2 है, जो ये शो कर रहा है कि एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। और एटॉमिक नंबर 1 है, जो ये शो कर रहा है कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन है या एक प्रोटॉन है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन को कौन रिप्रेजेंट करता है? एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक मास क्या बताता है? टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। तो यहां पे मैंने बोला कि ड्यूट्रॉन क्या चीज है, तो हाइड्रोजन के इस आइसोटोप का न्यूक्लियस। न्यूक्लियस है इसका मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया गया होगा। भाई हाइड्रोजन के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है जो न्यूक्लियस के बाहर चक्कर लगाता है, उसको निकाल दो तो सिर्फ न्यूक्लियस बचेगा। जैसे वो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो न्यूक्लियस के अंदर जो एक प्रोटॉन है उसकी वजह से उस न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज कितना रहेगा? प्लस ई के बराबर रहेगा। जब तक इलेक्ट्रॉन था एटम के अंदर तब तक टोटल चार्ज कितना था? 0, क्योंकि न्यूक्लियस पे प्लस ई चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पे माइनस ई चार्ज है। जैसे वो निकला तो न्यूक्लियस पे सिर्फ प्लस ई चार्ज होगा। तो ड्यूट्रॉन पे चार्ज कितना है? प्लस ई के बराबर है। और मास कितना होगा? तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास लगभग बराबर ही होता है। तो उसमें न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है, तो आप ये लिख सकते हो कि लगभग 2 प्रोटॉन के बराबर ड्यूट्रॉन का मास होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि ड्यूट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल होता है जिसका चार्ज तो कितना होगा? प्लस ई, और मास कितना होगा? 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर होगा अप्रोक्स। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं जो इसने पूछा है। इसने बोला है एक ड्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन है और वो सेम स्पीड से सेम मैग्नेटिक फील्ड रीजन के अंदर एंटर कर रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बोला गया राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मतलब राइट एंगल का मतलब है 90 डिग्री, 90 डिग्री एंगल पे ये मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहे हैं। कौन कौन? प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन। शो दैट ट्राजेक्ट्रीज फॉलोड बाय द 2 पार्टिकल्स। तो आपको इन दोनों जो चार्ज पार्टिकल हैं इनकी ट्राजेक्ट्री बोला जाता है पाथ को, तो इनका पाथ ड्रॉ करके बताना है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये किस टाइप के पाथ के ऊपर मूव करेंगे। अब ये तो हमको पता ही है कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलर एंटर कर रहे हैं, यहाँ पे इसने बोला कि दोनों चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेंगे और सेम स्पीड से, स्पीड सेम है तो वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन और वेलोसिटी ऑफ ड्यूट्रॉन ये सेम मान सकते हैं हम, है ना, स्पीड सेम है। और एंगल 90 डिग्री है और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कॉमन है, मतलब एक ही मैग्नेटिक फील्ड में दोनों एंटर करेंगे। तो थीटा जब 90 डिग्री होता है तो आपको पता है कि पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल क्या होता है? सर्कुलर होता है। तो दोनों चार्ज पार्टिकल सर्कल पे घूमेंगे,
लेकिन उनकी रेडियस सेम होगी या अलग अलग होगी वो हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, आगे इसने पूछा भी है, फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ विच द टू पार्टिकल्स में डिस्क्राइब, यानी कि दोनों चार्ज पार्टिकल जब सर्कल पे घूम रहे होंगे तो इनके पाथ की रेडियस का रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन और रेडियस ऑफ प्रोटॉन, ये रेशियो भी आपको बताना है। अब कोई भी चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर पाथ पे घूमता है तो उसकी रेडियस का फॉर्मूला होता है R इक्वल टू mv/qb। तो ये फॉर्मूला आपको लगाना है न्यूट्रॉन के लिए और प्रोटॉन के लिए। लगाते हैं, देखो ऊपर मैंने न्यूट्रॉन के लिए लिखा है रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन, तो ये फॉर्मूला लगाओ। हम लिखेंगे मास ऑफ न्यूट्रॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन इनटू मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड तो दोनों के लिए कॉमन ही है, तो मैंने बी ही लिखा है यहाँ पे। फिर प्रोटॉन के लिए सेम चीज लिख दो, मास ऑफ प्रोटॉन वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ प्रोटॉन इनटू मैग्नेटिक फील्ड। अब आपको पता है कि चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना होता है प्लस ई, चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन कितना है वो भी प्लस ई है, तो ये जो क्यू वाली टर्म है ये तो कैंसिल ही हो जाएगी, और बी भी कॉमन है तो ये वाली टर्म भी कैंसिल। साथ में वेलोसिटी भी बराबर बता रखी है हमको, है ना, दोनों चार्ज पार्टिकल सेम वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहे हैं, तो वीपी और वीडी ये दोनों बराबर होंगे। तो बचा क्या फिर यहाँ पे, बाकी चीजें तो कैंसिल हो गई, मास ऑफ न्यूट्रॉन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन बचा, और न्यूट्रॉन का जो मास है वो कितना है 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन है। इसका मतलब रेडियस ऑफ प्रोटॉन और रेडियस ऑफ रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन एंड रेडियस ऑफ प्रोटॉन, ये रेशियो कितना आएगा 2:1 के बराबर आएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन लिखोगे तो मास ऑफ प्रोटॉन ऊपर नीचे कैंसिल 2 बचेगा, तो ये आ गया रेडियस का रेशियो। तो पहला आंसर आ गया अपने पास में। इनके पाथ की रेडियस का रेशियो क्या होगा 2:1 होगा। बड़ी रेडियस के पाथ पे कौन घूमेगा, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो, रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन इज 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ प्रोटॉन आ रही है सॉल्व करने पे। इसका मतलब रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा होगी प्रोटॉन की कंपैरिजन में, और कितनी ज्यादा होगी, डबल होगी। ठीक है, अब मैं इसको आपको ड्रॉ करके बताता हूं कि ये कैसे सर्कुलर पाथ पे घूम रहे होंगे। ये मान लिया मैग्नेटिक फील्ड जो प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक तो प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन दोनों एंटर कर रहे हैं परपेंडिकुलर। प्रोटॉन के पाथ की रेडियस छोटी होगी और न्यूट्रॉन की उससे डबल होगी, है ना, रिलेशन के अकॉर्डिंग देखो, रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन इज 2 टाइम्स देन रेडियस ऑफ प्रोटॉन। तो मान लेते हैं कि ये प्रोटॉन है अपना, ये मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, तो ये जैसे एंटर करेगा तो ये ऐसे सर्कल पे घूम के आएगा, और इसकी रेडियस है मान लो आर पी। फिर ये अपना न्यूट्रॉन है मान लो, ये सेम स्पीड से एंटर करेगा सेम मैग्नेटिक फील्ड में, तो इसके पाथ की रेडियस क्या होगी, बोलो, डबल होगी इससे, तो इसके पाथ की रेडियस होगी डबल। रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन इज 2 टाइम्स देन रेडियस ऑफ प्रोटॉन। आया समझ में। ठीक है, तो इस तरीके से इनका पाथ ड्रॉ करके आपको बताना है इस क्वेश्चन में। दोनों आंसर आ गए। एक तो पूछा था कि रेडियस का रेशियो क्या होगा, वो आ गया अपने पास 2:1, और इनका पाथ आपको ड्रॉ करवाया था कि इनको ड्रॉ करके बताओ कि ये कैसे घूम रहे होंगे इसके अंदर, वो भी हमने ड्रॉ कर दिया। आया समझ में, क्लियर एकदम। वन मोर क्वेश्चन, an electron of mass 0.9 into 10 raised to power minus 30 kilogram under the action of a magnetic field moves in a circle of radius 2 centimeter at a speed of 3 into 10 raised to power 6 meter per second. If a proton of mass 1.8 into 10 raised to power minus 27 kilogram were to move in a circle of the same radius in the same magnetic field, then find its speed. ये बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, और वो एक सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन का मास आपको दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना दे रखा है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0.9 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 30 किलोग्राम। साथ में आपको ये बता रखा है कि इसके पाथ की रेडियस कितनी है, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ इज 2 सेंटीमीटर, ये दे रखा है यहाँ पे, और स्पीड भी दे रखी है। इसकी स्पीड कितनी है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 मीटर पर सेकेंड, और ये सेम मैग्नेटिक फील्ड रीजन के अंदर इंटर कर रहा है कौन, प्रोटॉन भी और इलेक्ट्रॉन भी, तो बी तो दोनों के लिए सेम है। प्रोटॉन का मास भी आपको दे रखा है क्वेश्चन में, प्रोटॉन का मास है यहाँ पे 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम। ठीक है, और ये बोल रहा है कि सेम मैग्नेटिक फील्ड में इंटर कर रहे हैं, तो इनकी जो प्रोटॉन है उसकी स्पीड बताओ। अगर इसको उसी रेडियस पे घूमना है, उसी रेडियस के सर्कुलर पाथ पे घूमना है जितनी रेडियस के सर्कुलर पाथ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो
प्रोटॉन को कितनी स्पीड से उस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करना चाहिए। क्वेश्चन समझ में आया क्या? ये बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है और उस सर्कुलर पाथ की रेडियस है 2 सेंटीमीटर, तो इतनी रेडियस के सर्कुलर पाथ पे प्रोटॉन को भी घूमना है सेम मैग्नेटिक फील्ड में, तो बताओ उसको कितनी स्पीड से उस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करना चाहिए। क्वेश्चन समझ में आ गया? देखो हिंट ये दिया है कि रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रेडियस ऑफ प्रोटॉन यहाँ पे बराबर है। ठीक है, रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? सर्कुलर पाथ पे जब इलेक्ट्रॉन या कोई भी प्रोटॉन या कोई भी चार्ज पार्टिकल घूमेगा तो उसके रेडियस का फॉर्मूला होता है R इक्वल टू mv/qb। ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। लगाओ, पहले तो इसको लगाओ इलेक्ट्रॉन के लिए, तो हम लिखेंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको E लिख सकते हैं हम लोग, इनटू मैग्नेटिक फील्ड। और इधर लगाना है प्रोटॉन के लिए, यानी मास ऑफ प्रोटॉन, वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाई चार्ज ऑफ प्रोटॉन, वो भी E के बराबर ही होता है, इनटू मैग्नेटिक फील्ड। E और B दोनों साइड में कैंसिल। ये Vp आपको कैलकुलेट करना है, तो Vp बराबर आएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई मास ऑफ प्रोटॉन। अब ये तीनों चीजें आपको क्वेश्चन में गिवन है, वैल्यू पुट करके सॉल्व कर दो इसको। तो वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन क्या आएगी? तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 0.9 इंटू 10 की पावर माइनस 30 किलोग्राम। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी दे रखी है? 3 इंटू 10 की पावर 6 दे रखी है। मास ऑफ प्रोटॉन कितना दे रखा है? 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम। तो इसको सॉल्व कर लो, ये सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1.5 इंटू 10 की पावर 3, पूरा सॉल्व करोगे तो यानी कि 1500 मीटर पर सेकेंड। ये अपने पास में प्रोटॉन की स्पीड आ गई। इतनी स्पीड से अगर ये सेम मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो ये उतनी रेडियस के सर्कुलर पाथ पे घूम पाएगा जितनी रेडियस के सर्कुलर पाथ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। आया समझ में? क्लियर एकदम? देखो क्वेश्चन क्या है? ए चार्ज Q मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस with a velocity v is subjected to a uniform magnetic field B acting along the z axis. ट्रेस द ट्राजेक्ट्री। एक तो उसकी ट्राजेक्ट्री ट्रेस करनी है, मतलब उसका पाथ आपको ड्रॉ करके बताना है। दूसरी चीज बतानी है, डज द चार्ज पार्टिकल गेन काइनेटिक एनर्जी एज इट इंटर्स द मैग्नेटिक फील्ड। तो जो चार्ज पार्टिकल है क्या वो कुछ काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में इंटर कर रहा है? तो ये दो चीजें हमको कैलकुलेट करके बतानी है। सबसे पहले तो देखो इसने बोला कि एक चार्ज पार्टिकल है जो एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v। तो पहले हम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं थोड़ा समझने के लिए। ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये मान लो वाई एक्सिस है, और ये बोर्ड के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में क्या होती है? जेड एक्सिस। उसको ऐसे दिखाते हैं, एक्चुअल में ये एक्सिस किधर होगी? बोर्ड के परपेंडिकुलर होगी। ये ओरिजिन हो गया। अब एक चार्ज पार्टिकल है और वो कहाँ पे है? शुरुआत में ओरिजिन पे है। सपोज करो कहाँ पे है? ये ओरिजिन के ऊपर है। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है Q और ये एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा है विद वेलोसिटी v, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। और आगे इसने बोला है इज सब्जेक्टेड टू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B एक्टिंग अलोंग द जेड एक्सिस। जैसे ये एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करता है तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड भी है, और मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है? जेड एक्सिस के अलोंग है। जेड एक्सिस मतलब बोर्ड के परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो यहाँ पे मैं डॉट का सिंबल यूज कर रहा हूँ इस आउटवर्ड डायरेक्शन को बताने के लिए। कोई भी चीज जो प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड होती है उसको डॉट के सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे ये जो डॉट का सिंबल है ये क्या बता रहा है कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड है, यानी कि जेड एक्सिस के अलोंग है। इसने ये बोला कि ये जो चार्ज पार्टिकल है इसकी ट्राजेक्ट्री आप ड्रॉ करो, इसका पाथ ड्रॉ करो। जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाएगा, और उस फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा या Q इंटू वी क्रॉस बी। ये इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने का तरीका है फोर्स को, F इक्वल्स टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। और जो वी क्रॉस बी की डायरेक्शन होती है वही हम फोर्स की डायरेक्शन कंसिडर करते हैं। जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वो किसके डायरेक्शन में होती है? वी क्रॉस बी के अलोंग होती है। तो वी क्रॉस बी की डायरेक्शन फाइंड करो। यहाँ पे देखो वी की डायरेक्शन इधर है और बी किधर है? आउटवर्ड। देखो वी की डायरेक्शन इधर और B यानी मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड। आपको क्या करना है? V क्रॉस B करना है। तो इसके लिए राइट हैंड स्क्रू रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में आपको राइट हैंड फिंगर्स को सीधा रखना है, और सेकंड वेक्टर किधर है? आउटवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? आउटवर्ड। आपको आउटवर्ड फिंगर्स को घुमाना है, मतलब फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में यानी V की डायरेक्शन रखो और इधर यानी सेकंड वेक्टर की डायरेक्शन में फिंगर्स को घुमाओ। हाथ को ऐसे रखोगे तभी ये घूम सकती है। ये V की डायरेक्शन है, ये B की डायरेक्शन है,
वी से बी की तरफ फिंगर्स को घुमाना है, इस तरीके से हाथ को घुमाया जाएगा, थंब किधर पॉइंट कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब इस चार्ज पार्टिकल पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। साथ ही हम एक चीज और नोटिस कर सकते हैं कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और जब भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा उसका पाथ हमेशा कैसा होगा, सर्कुलर होगा। ये जैसे इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा, इसके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और ये ऐसे एक सर्कुलर पाथ के ऊपर रोटेट होगा। आया समझ में? ये क्लियर है एकदम? ठीक है, तो पहली चीज तो यही पूछी है कि जो ट्राजेक्ट्री है उसको ट्रेस करके बताओ। दूसरी चीज क्या पूछी है, डज द चार्ज पार्टिकल गेन काइनेटिक एनर्जी एज इट इंटर्स द मैग्नेटिक फील्ड। अब ये सोच के बताओ चार्ज पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा या नहीं करेगा। तो जैसे ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो ये काइनेटिक एनर्जी गेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपको पता है जब भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करता है और उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगता है तो ये मैग्नेटिक फोर्स सिर्फ इसकी डायरेक्शन चेंज कर पाता है, इसकी स्पीड चेंज नहीं कर पाता। और अगर स्पीड चेंज नहीं होगी तो चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं होगी। तो क्या याद रखना है कि मैग्नेटिक फोर्स सिर्फ और सिर्फ चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन चेंज कर सकता है, तो वो मैं लिख देता हूं, और काइनेटिक एनर्जी और स्पीड यहां पे चेंज नहीं होगी। The magnetic force can only change the direction of the charge particle. It cannot change speed and kinetic energy of the charge particle. ठीक है, ये याद रखना है। मैग्नेटिक फोर्स सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकता है, डायरेक्शन ऑफ द चार्ज पार्टिकल चेंज कर सकता है, इसकी स्पीड और काइनेटिक एनर्जी कभी भी चेंज नहीं कर पाएगा। ठीक है, आया समझ में? क्वेश्चन है एन एलिमेंट डेल्टा एल इक्वल टू डेल्टा एक्स आई के इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन एंड कैरीज ए करंट ऑफ 2 एम्पियर। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट पी ऑन द वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ड्यू टू दिस एलिमेंट डेल्टा एक्स इक्वल टू डब्ल्यू सेंटीमीटर। ये जो डेल्टा एल लेंथ का एलिमेंट था जो डेल्टा एक्स के बराबर था, इसने आगे बोला है कि ये डेल्टा एक्स किसके बराबर है, डब्ल्यू सेंटीमीटर के बराबर है। गिव ऑल्सो द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड प्रोड्यूस्ड। आपको बता रखा है कि ये करंट एलिमेंट अपने पास है, ये है अपना करंट एलिमेंट, और इसको लिखा हुआ है डेल्टा एल इक्वल्स टू डेल्टा एक्स आई केप। ये आई केप क्या है, ये है यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस के लोग, और ये क्या चीज शो कर रहा है यहाँ पे, ये बता रहा है कि करंट एलिमेंट की डायरेक्शन एक्स एक्सिस के लोग है। अब आपको ये तो पता ही है कि करंट एलिमेंट में जो करंट की डायरेक्शन होती है वही आपको करंट एलिमेंट की डायरेक्शन कंसीडर करनी होती है। यानी कि इस करंट एलिमेंट में करंट कौन सी डायरेक्शन में जा रहा होगा, बोलो। जो करंट की डायरेक्शन है वो एक्स एक्सिस के अलोंग होनी चाहिए, क्योंकि वहां पे आई केप आ रहा है। आई केप मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस के अलोंग किसी भी चीज की डायरेक्शन को बताता है। तो ये जो करंट एलिमेंट है इसमें करंट एक्स एक्सिस के अलोंग कंसिडर करना है। ठीक है जी। अब आपको पी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड बताना है। ये है पी पॉइंट, और पी पॉइंट की जो दूरी है वो है 1 मीटर। एलिमेंट के सेंटर से कितना दूर है, 1 मीटर डिस्टेंस पे है, क्वेश्चन में बता रखा है। और इस एलिमेंट में जो करंट जा रहा है वो कितना है, 2 एम्पियर के बराबर है। ये भी हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब आपको पी पॉइंट पे दो चीज बतानी है, एक तो मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होगा और कितना होगा, दो चीज हम कैलकुलेट करके बताएंगे। बिल्कुल आसान है। देखो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि इस करंट एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पी के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो करंट एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है उसके लिए हम लॉ यूज करते हैं बायो-सावर्ट्स लॉ। और बायो-सावर्ट्स लॉ ये बोलता है कि करंट एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बराबर होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर के। अब मैं इसमें वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻⁷। करंट कितना बता रखा है, 2 एम्पियर। डीएल मतलब लेंथ ऑफ द एलिमेंट, यहाँ पे लेंथ ऑफ द एलिमेंट क्या बता रखी है, डेल्टा एल। और डेल्टा एल के इसने बोला कि डेल्टा एक्स आई केप के बराबर है। आई केप तो डायरेक्शन बताने के लिए है। फिर इसने आगे एक और चीज बोली कि डेल्टा एक्स डब्ल्यू सेंटीमीटर के बराबर है। यानी कि डेल्टा एक्स को हम क्या लिख देंगे, डब्ल्यू सेंटीमीटर। लेकिन सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करके पुट करना पड़ेगा जब भी आप कैलकुलेशन करते हो। तो 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई करके इसको मीटर में चेंज कर लिया इनटू आई केप। अब यहां पे ये जो डीएल एलिमेंट है इसकी जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा, W इंटू 10⁻⁻²। डायरेक्शन बताने के लिए आई केप है, इसको छोड़ दो।
ठीक है, तो ये आएगा W इंटू 10⁻⁻² लिखना पड़ेगा इंटू साइन थीटा। थीटा किसके बीच का एंगल होता है? आर वेक्टर और करंट एलिमेंट की डायरेक्शन के बीच का एंगल है। ये करंट एलिमेंट की डायरेक्शन है इधर, आर वेक्टर किधर है? ऊपर की तरफ होगा, क्योंकि एलिमेंट के सेंटर से पॉइंट की तरफ जो वेक्टर ड्रॉ किया जाता है ना, उसको हम बोलते हैं आर वेक्टर, यानी कि पोजीशन वेक्टर। ये है अपना आर वेक्टर, ऊपर की तरफ होगा। करंट एलिमेंट में करंट इधर जा रहा है, आर वेक्टर ऊपर है। बताओ इनके बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो थीटा आपको 90 डिग्री पुट करना है, डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। ये डिस्टेंस आपको 1 मीटर दे रखी है, तो 1 का स्क्वायर कर दो। सॉल्व कर लो इसको, तो ये आएगा 2W और इंटू 10 की पावर कितना बन जाएगा? ये माइनस का 9 बन जाएगा। साइन 90 तो 1 हो गया ना। और मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है टेस्ला, है ना। तो ये आपका आंसर आ गया। तो मैग्नेटिक फील्ड इतना होगा, स्मॉल एलिमेंट का जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, इस पी पॉइंट पे वो इतना मिलेगा आपको। डब्ल्यू की वैल्यू गिवन नहीं है, अगर होती तो हम पुट करके सॉल्व कर देते इसको। एक चीज और पूछी है इसने कि पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन भी बताओ। तो इसके लिए सिंपल राइट हैंड थंब रूल यूज कर लो। क्या करना है? जिस डायरेक्शन में करंट एलिमेंट में करंट है, उस डायरेक्शन में आपको राइट हैंड थंब को रखना है और फिंगर्स के घूमने की डायरेक्शन देखनी है। और जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड पता करना है, उधर देखना है कि फिंगर्स कैसे आ रही है घूम के, आउटवर्ड आ रही है, इनवर्ड जा रही है। जैसे यहाँ पे करंट एलिमेंट में करंट इधर है, तो थंब को इधर कर लो। तो नीचे वाला जो पोर्शन है उसमें देखो करंट, ये फिंगर्स इनवर्ड जाएंगी, और ऐसे ऊपर वाले पोर्शन में घूम के आउटवर्ड आएंगी, इधर से आउटवर्ड आएंगी। समझ रहे हो क्या? इधर तो इनवर्ड, और इस वायर के पीछे से ऐसे घूमते हुए ऊपर से आउटवर्ड आएंगी। ऐसे तो होगा ना। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो किधर होगा? आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। डॉट के सिंबल से इसको बता सकते हो। लेकिन जब भी आपको एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस दे दे, तो आपको उसी के रेस्पेक्ट में बताना है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या कोई भी चीज है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। यहाँ पे आउटवर्ड की बजाय हम जेड एक्सिस के अलोंग लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, और ये आउटवर्ड क्या होगा? जेड एक्सिस होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में आएगा इस पॉइंट के ऊपर? आउटवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि जेड एक्सिस के अलोंग आएगा। तो अगर आप ये लिखते हो ना अलोंग द जेड एक्सिस, तो वो ज्यादा बेटर आंसर माना जाएगा, अलोंग द जेड एक्सिस। ठीक है। अगर ये एक्स वाई जेड नहीं बताता तो मैं आउटवर्ड बताता कि आउटवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। लेकिन जब इसने एक्स वाई जेड बताया है, तो उसी के रेस्पेक्ट में बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, तो मतलब जेड एक्सिस के अलोंग है, ऐसे बताना आपको। आया समझ में? ये जो म्यू नॉट लिखा हुआ 4 पाई तो समझ में आता है। ये म्यू नॉट क्या चीज होती है? देखो, म्यू नॉट को हम बोलते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। यहाँ पे ये जो कांस्टेंट म्यू नॉट है, इसका मतलब क्या होता है? मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ये क्या चीज है? जैसे कोई भी मटेरियल अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, तो मैग्नेटिक फील्ड जब उसको क्रॉस करने की कोशिश करता है उस मटेरियल को, तो कितना इजीली उसको क्रॉस करके उसके आर पार मैग्नेटिक फील्ड उससे बाहर निकल पाता है, उस चीज को बताने के लिए टर्म होती है। जिस मटेरियल से इजीली मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस कर पाता है उसकी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ज्यादा होती है, और जिस मटेरियल से मैग्नेटिक फील्ड इजीली क्रॉस नहीं कर पाता, हम बोलते हैं इसकी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी कम है। म्यू नॉट का मतलब है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम। वैक्यूम की जो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है वो म्यू नॉट से डिनोट की जाती है। और इसके अलावा नेचर में जितने भी मटेरियल्स हैं, चाहे वो आयरन हो, कॉपर हो, सिल्वर हो, कोई भी चीज हो, स्टील वगैरह कुछ भी, तो उनके लिए मैग्नेटिक परमिएबिलिटी की वैल्यू क्या होती है? अलग अलग होती है। तो ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। बस म्यू नॉट की वैल्यू तो आपको याद करनी पड़ेगी। म्यू नॉट की वैल्यू क्या होगी? तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई किसके बराबर है? 10⁻⁻7। तो म्यू नॉट किसके बराबर होगा? 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। ये मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू है। अगर इसके अलावा कोई भी मटेरियल आपको दे रखा हो, कोई भी मीडियम आपको दे रखा हो ना, तो उसकी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी डिफरेंट होगी। फिर इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है देखो, ए स्ट्रेट वायर ऑफ लेंथ L इज बेंट इनटू ए सेमी सर्कुलर लूप, यूज बायो-सावर्ट्स लॉ टू डिड्यूस एन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सेंटर ड्यू टू द करंट I पासिंग थ्रू इट। ये बोल रहा है कि एक वायर है हमारे पास जिसकी लेंथ कितनी है? L है। इसको हमने एक सेमी सर्कल की फॉर्म में ऐसे बेंड कर दिया। कैसे बेंड किया इसको? एक सेमी सर्कल की फॉर्म में बेंड कर दिया। ये सेमी सर्कल का सेंटर है जिसको O मान लेते हैं। अब इसमें करंट फ्लो किया। जैसे इस सेमी सर्कल में करंट फ्लो किया जाएगा तो सेंटर O के ऊपर कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। आपको पूछा जा रहा है कि वो मैग्नेटिक फील्ड कितना है, और उसके लिए आपको बायो-सावर्ट्स लॉ यूज करना है।
एक एल लेंथ का वायर है, उसको सेमी सर्कल की फॉर्म में बेंड किया और उसके बाद में सेंटर पे आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है जब उसमें करंट आई पास किया जाएगा। ठीक है, तो जब भी आप बायो सावर्ट्स लॉ यूज करोगे तो आपको एक काम करना पड़ेगा, उस वायर के ऊपर जिसकी वजह से आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, एक आपको स्मॉल करंट एलिमेंट एज्यूम करना पड़ेगा। क्या एज्यूम करना पड़ेगा? एक करंट एलिमेंट। ये जो सेमी सर्कल है, सपोज करो इसकी रेडियस है आर, मान लो कि ये सेमी सर्कल है जिसकी रेडियस है आर, और अब हमको क्या करना है, इसके ऊपर एक स्मॉल करंट एलिमेंट लेना है। तो हम क्या करेंगे, वायर के ऊपर कहीं भी हम एक स्मॉल करंट एलिमेंट एज्यूम कर लेंगे। सपोज करो मैंने एक स्मॉल करंट एलिमेंट यहाँ पे एज्यूम कर लिया और इसकी डायरेक्शन वही मानी जाएगी जो करंट की डायरेक्शन है। उसके बाद में आपको सेकंड स्टेप में एलिमेंट के सेंटर से, ये एलिमेंट है डीएल है ना, इसको करंट एलिमेंट बोलेंगे। अब इस एलिमेंट के सेंटर से उस पॉइंट की तरफ जहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड पता करना है, उसकी तरफ एक पोजीशन वेक्टर आर ड्रॉ करेंगे। तो ये हो गया अपना पोजीशन वेक्टर आर। ठीक है, अब थर्ड स्टेप में ये करना है कि ये जो डीएल एलिमेंट की डायरेक्शन है और ये जो पोजीशन वेक्टर आर है, इनके बीच का एंगल देखना है। तो आपको याद रखना है कि जो रेडियस होती है वो हमेशा सर्कमफेरेंस पे किसी भी पॉइंट पे परपेंडिकुलर होती है। तो ये एंगल जो यहाँ पे बनेगा ना, ये 90 डिग्री बनेगा, यानी कि थीटा कितना है यहाँ पे 90 डिग्री है। तो थीटा यहाँ पे 90 डिग्री अपने पास आ गया। अब सीधा बायो सावर्ट्स लॉ अप्लाई कर दो। बायो सावर्ट्स लॉ ये बोलता है कि किसी भी स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा। थीटा यहाँ पे कितना है 90 डिग्री डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये होता है बायो सावर्ट्स लॉ। अब ये तो एक स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अपने पास आया, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं यहां से लेके यहां तक। तो हर एक जो स्मॉल एलिमेंट होगा डीएल 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 लेंथ का, उन सबका मैग्नेटिक फील्ड आपको कैलकुलेट करना है और सेंटर पे फिर वो जिस भी डायरेक्शन में आएंगे उनका टोटल करना है। तो ऐसे छोटे छोटे कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं इसके ऊपर, इनफाइनाइट एलिमेंट्स हो सकते हैं। और इनफाइनाइट चीजों के एडिशन के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, मतलब आपको करना है इंटीग्रेशन किसका, डीबी का। समझ में आया क्या? डीबी की ये वैल्यू पुट कर दो इसमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन 90 कितना हो गया 1। जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको अलग कर दो, जैसे यहाँ पे म्यू नॉट आई 4 पाई और आर स्क्वायर, ये सब कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि एलिमेंट चाहे आप सेमी सर्कुलर लूप पे कहीं भी ले लो, उसकी सेंटर से जो दूरी आएगी चारों तरफ वो आर ही आएगी। तो आर यहाँ पे कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन में सिर्फ डीएल बचेगा। इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या होगा, अब जैसे ये छोटा सा एलिमेंट लिया है इसको हमने डीएल बोला है, ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे सेमी सर्कुलर लूप के ऊपर, सबका आपको टोटल करना है। तो सबकी टोटल मिला के लेंथ किसके बराबर आएगी, इस वायर की लेंथ एल के बराबर आएगी, क्योंकि एल लेंथ का वायर है उसी को बेंड किया हुआ है। इसका मतलब बी इक्वल्स टू आ जाएगा यहाँ पे म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इनटू एल। ठीक है, अच्छा ये जो आर है ये हमको गिवन नहीं था क्वेश्चन में, आर ये वाली डिस्टेंस है, तो ये वाली जो रेडियस है इस सेमी सर्कल की ये हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी और यहाँ पुट करनी पड़ेगी। जो वायर है वो एल लेंथ का है जिसको हमने सेमी सर्कल की फॉर्म में बेंड किया हुआ है। ये जो सेमी सर्कल की यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है ये किसके बराबर होगी, पाई आर के बराबर होगी, क्योंकि अगर ये पूरा एक सर्कल होता तो टोटल लेंथ कितनी होती 2 पाई आर, ये तो आधा ही सर्कल है, इसका मतलब ये पाई आर के बराबर है, हाफ ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, और ये एल के बराबर होना चाहिए क्योंकि एल लेंथ के वायर को ऐसे बेंड किया है। तो ये जो पाई आर अपने पास होगा ये एल के बराबर आएगा, तो आर इक्वल्स टू क्या आ गया, एल अपॉन पाई आ गया। ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो, सॉल्व कर दो इसको, जैसे म्यू नॉट आई इंटू एल डिवाइडेड बाई 4 पाई, आर की जगह क्या लिखना पड़ेगा, एल अपॉन पाई, और उसका स्क्वायर भी करना है। तो फाइनली जो आंसर आएगा वो आएगा म्यू नॉट आई, अब देखो एक पाई तो कैंसिल हो जाएगा, एक पाई ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, और एल से एक एल कैंसिल होके 4L, ये अपना फाइनल आंसर बना। आया समझ में? तो जो सेमी सर्कुलर लूप है उसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरीके से कितना आएगा, म्यू नॉट आई पाई अपॉन 4L के बराबर आएगा। देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर कॉइल्स एक्स एंड वाई of radius 16 centimeter and 10 centimeter respectively lie in the same vertical plane containing the north to south direction। ये बोल रहा है कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से पास होने वाला एक वर्टिकल प्लेन है, जैसे मान लो इधर नॉर्थ है इधर साउथ है, तो नॉर्थ और साउथ को मिलाने वाली जो लाइन है
उस लाइन से पास होने वाला एक वर्टिकल प्लेन है ऐसे जो अर्थ के परपेंडिकुलर है, उस प्लेन में दोनों कॉइल्स लाई कर रही है। ठीक है, जैसे ड्रॉ करके बताता हूं इसको। मान लो ये नॉर्थ है, इधर ये साउथ है ना, ये मान लिया हमने। तो इधर नॉर्थ है इधर साउथ है, तो नॉर्थ साउथ को मिलाने वाली ये जो लाइन है, इससे पास होने वाला जो वर्टिकल प्लेन है वो ये बोर्ड वाला प्लेन ही होगा। तो इस प्लेन में वो दोनों कॉइल्स लाई कर रही है। कैसे लाई कर रही है? इस बोर्ड वाले प्लेन में। ये छोटी कॉइल है एक, ये बड़ी कॉइल है, दो कॉइल्स हैं, इनकी रेडियस बता रखी है ना। एक की रेडियस है एक्स की, तो रेडियस है 16 सेंटीमीटर, ये एक्स है। इसकी रेडियस कितनी है? इसको R1 बोल देता हूँ, 16 सेंटीमीटर। और ये जो दूसरी कॉइल है इसका नाम है Y, और इसकी रेडियस कितनी है? ये मैं लिख देता हूँ R2, ये है 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर के बराबर है। दोनों की रेडियस हमको बता रखी है। समझ में आया क्या ये? ठीक है, फिर इसने आगे बोला कॉइल X इज 20 टर्न्स। ये जो कॉइल X है इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? 20 के बराबर है, तो इसको लिख देते हैं N1, ये 20 के बराबर है। एंड कैरीज ए करंट ऑफ 16 एम्पियर, और इसमें जो करंट है I1 वो है 16 एम्पियर के बराबर। कॉइल Y हैज 25 टर्न्स, ये जो सेकंड कॉइल है इसमें नंबर ऑफ टर्न्स है 25, एंड कैरीज ए करंट ऑफ 18 एम्पियर, और इसमें जो करंट है I2 बोल देते हैं वो है 18 एम्पियर के बराबर। द सेंस ऑफ द करंट इन X इज एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज इन Y फॉर एन ऑब्जर्वर लुकिंग एट द कॉइल्स फेसिंग वेस्ट। अगर कोई भी ऑब्जर्वर वेस्ट की तरफ फेस करके इनको देख रहा है, मान लो वेस्ट इधर है पीछे की तरफ, तो वेस्ट की तरफ चेहरा करके अगर वो देख रहा है, तो ये जो X नाम की कॉइल है इसमें उसको करंट की डायरेक्शन क्या दिखाई दे रही है? एंटी क्लॉकवाइज, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई। और जो Y है उसमें इसको करंट की डायरेक्शन दिखाई दे रही है क्लॉकवाइज, ये करंट की डायरेक्शन इसको दिखाई देगी। किसको? जो ऑब्जर्वर है जो वेस्ट की तरफ फेस करके इसको देख रहा है, उसके लिए ये डायरेक्शन इसको बतानी है, मतलब ये डायरेक्शन दिखाई दे रही है उसको करंट्स की। ठीक है, फिर इसने बोला है गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द कॉइल्स एट देयर सेंटर्स। ये इन दोनों का सेंटर है O पॉइंट, तो यहाँ पे आपको इन दोनों कॉइल्स का मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करके बताना है कि इन दोनों कॉइल्स का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना कितना होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, कोई भी कॉइल हो उसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो होता है B इक्वल टू म्यू नॉट NI अपॉन 2A। हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे और बारी बारी इसको दोनों कॉइल्स के लिए लगाएंगे और दोनों का अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर लेंगे पहले तो। जैसे X नाम की कॉइल है उसका मैग्नेटिक फील्ड देख लेते हैं, इसको मैं BX बोल देता हूँ, ये होगा म्यू नॉट, चलो वैल्यूज पुट करते हैं सीधे फॉर्मूले में, ये फॉर्मूला है इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, फिर है n मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स है 20, करंट कितना है 16 एम्पियर है, डिवाइडेड बाय क्या करना है 2A, A मतलब रेडियस, रेडियस कितनी है 16 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करके लिखना पड़ेगा, तो 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई कर दिया मीटर में चेंज करने के लिए। सॉल्व कर लो इसको, ये आएगा 16 तो पूरा ही कैंसिल हो गया, और ये आएगा 4 पाई इंटू 10 की पावर, ये देखो 10 की पावर -2 ऊपर जाएगा तो ये +2 बनेगा, एक जीरो पहले से, तो 3 यानी कि -4 बचेगा ये पावर में टेस्ला। ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड X नाम की कॉइल की वजह से। और कौन सी डायरेक्शन में आएगा ये मैग्नेटिक फील्ड, चेक करके बताओ, कैसे चेक करोगे? जो करंट की डायरेक्शन है उसको ध्यान से देखो, ये क्या है एंटी क्लॉकवाइज, और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में राइट हैंड फिंगर्स को घुमाते हो तो थंब आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा जो सेंटर पे प्रोड्यूस होगा, मतलब आउटवर्ड। अब हमने बोला कि इधर वेस्ट है, क्योंकि जो ऑब्जर्वर देख रहा था वो वेस्ट की तरफ फेस करके इनको देख रहा था, तो आउटवर्ड का मतलब क्या हो गया, इधर क्या होगा, इधर ईस्ट होगा, इधर वेस्ट है तो इधर क्या होगा ईस्ट होगा, तो इसका मतलब ये ईस्ट की तरफ आएगा मैग्नेटिक फील्ड, टुवर्ड्स ईस्ट। ये चीज समझ में आ गई क्या? ये ईस्ट की तरफ आएगा, आउटवर्ड भी बोल सकते हो इसको यहाँ पे इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, अदरवाइज ईस्ट के अलोंग बोल देते हैं इसको। इसी तरीके से y एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर लो, इसी तरीके से जो y वाली कॉइल है उसकी वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे। ये देखो y वाली जो कॉइल है उसमें करंट है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और इसके लिए नंबर ऑफ टर्न्स वगैरह सब बता रखे हैं। पहले इसका मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर लेते हैं। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग म्यू नॉट होगा 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, करंट नंबर ऑफ टर्न्स इसमें है 25, करंट इसके अंदर है
18 एम्पियर डिवाइडेड बाई क्या करना है 2 इंटू ए मतलब रेडियस जो कि 10 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करके लिख दिया तो ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर लो, पूरा सॉल्व करोगे तो ये आएगा 9 पाई इंटू 10 की पावर -4 टेस्ला, ये आएगा। इस पूरे को सॉल्व करोगे ना ये अपना आंसर आएगा। और मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में आएगा वो भी देख लो। इस वाई नाम की कॉइल में करंट किधर है, क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में राइट हैंड फिंगर्स को घुमाओ, थंब इनवर्ड पॉइंट कर रहा है, इधर कौन है वेस्ट, है ना, तो वेस्ट की तरफ आएगा, इनवर्ड या वेस्ट की तरफ हम इसको बोल सकते हैं, टुवर्ड्स वेस्ट। ये बात समझ में आई क्या? तो इस जो बड़ी वाली कॉइल है उसका मैग्नेटिक फील्ड आया ईस्ट की तरफ और छोटी वाली कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड आया वेस्ट की तरफ। बड़ी वाली कॉइल का तो आउटवर्ड है जिसको हम ईस्ट की तरफ बोल सकते हैं, छोटी वाली कॉइल का आया इनवर्ड यानी कि वेस्ट की तरफ, क्योंकि ऑब्जर्वर इधर खड़ा है और वो वेस्ट की तरफ फेस करके इनको देख रहा है, इसलिए हम ऐसा बोल रहे हैं। अब दोनों जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, एक का तो आ रहा है वेस्ट की तरफ, एक का आ रहा है ईस्ट की तरफ, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कितना मिलेगा, उसके लिए क्या करें, नेट मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या करना है, ज्यादा में से कम वाला मैग्नेटिक फील्ड माइनस कर देना है। ज्यादा कौन सा है दोनों में से, वाई नाम की जो कॉइल है उसका मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है एक्स की कंपैरिजन में, तो क्या करना पड़ेगा, बी वाई माइनस बी एक्स करना पड़ेगा। अब इन दोनों को माइनस करोगे तो ये माइनस करने पे आंसर आएगा 5 पाई इंटू 10 की पावर -4 टेस्ला, और किधर आएगा, तो ज्यादा कौन सा है ये वाला, यानी कि टुवर्ड्स ईस्ट आएगा। ज्यादा में से कम वाला माइनस करेंगे ना तो ज्यादा वाले की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी टुवर्ड्स वेस्ट, ये इसका आंसर होगा। बोलो आया समझ में, क्लियर एकदम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस in a hydrogen atom of radius 0.51 angstrom with a velocity of 2 into 10⁵ meter per second. Calculate, first इसमें पूछा है the equivalent current due to orbital motion of the electron. ये बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस के चारों तरफ हाइड्रोजन एटम के अंदर घूम रहा है, उसकी स्पीड भी आपको दे रखी है, स्पीड कितनी दे रखी है, यहाँ पे स्पीड दे रखी है 2 into 10⁵ मीटर पर सेकेंड, और जिस सर्कुलर पाथ पे वो घूम रहा है उस सर्कुलर पाथ की आपको रेडियस भी दे रखी है। ये जो रेडियस है ये 0.51 एंगस्ट्रोम है, एंगस्ट्रोम का मतलब होता है 10 की पावर -10 मीटर, तो इसको आप 0.51 इंटू 10 की पावर -10 मीटर लिख सकते हो। तो ये आपको रेडियस दे रखी है, एंगस्ट्रोम डिस्टेंस की छोटी यूनिट होती है, तो रेडियस आपको एंगस्ट्रोम में दे रखी है, मीटर में चेंज कर ली, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है सर्कुलर पाथ पे, और स्पीड दे रखी है इसकी 2 into 10⁵ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये मान लो v स्पीड से ऐसे घूम रहा है, यहाँ पे इस तरीके से घूम रहा है। पहले तो ये सोच के बताओ कि ये इलेक्ट्रॉन अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है तो ये करंट कौन सी डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर रहा होगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है तो करंट कौन सी डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगा, जिस भी डायरेक्शन में नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन चलता है हमेशा करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में माना जाता है। तो अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो करंट प्रोड्यूस होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और कितना करंट प्रोड्यूस होगा वो आपको पूछा जा रहा है। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I = Q/T। यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है जो एक पाथ के ऊपर बार बार ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है ना, इसको एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगेगा उसको इसका टाइम पीरियड बोला जाएगा, और चार्ज इसके ऊपर आपको पता ही है E यानी कि 1.6 into 10⁻⁹ कूलम। तो अगर मैं इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लूं तो इस फॉर्मूले को यूज करके चार्ज और टाइम पीरियड का जो रेशियो होगा ना वो इससे प्रोड्यूस होने वाला, जो इलेक्ट्रॉन से प्रोड्यूस होने वाला करंट है उसके बराबर होगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन कितना करंट प्रोड्यूस करेगा वो अगर कैलकुलेट करना है तो आपको टाइम पीरियड कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसका टाइम पीरियड मतलब एक चक्कर लगाने में लगने वाला टाइम। जब ये एक चक्कर कंप्लीट करेगा तो ये कंप्लीट जो डिस्टेंस कवर कर रहा होगा एक चक्कर में, ये जो डिस्टेंस कवर कर रहा होगा वो कितनी होगी 2πr के बराबर होगी, और स्पीड कितनी है इसकी v स्पीड से घूम रहा है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड ये टाइम के बराबर होता है। तो एक चक्कर में इसने डिस्टेंस कवर करी 2πr, स्पीड इसकी रही v, तो 2πr अपॉन v ये क्या आ गया अपने पास में, टाइम पीरियड आ गया इसका। अब ये जो टाइम पीरियड की वैल्यू है ये इस फॉर्मूले में पुट कर दो, तो I = क्या आ जाएगा बोलो, Q यानी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको E ही लिख देते हैं हम लोग, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को इसे डिनोट करते हैं, डिवाइडेड बाय T, T की वैल्यू है 2πr अपॉन V,
v ऊपर चला जाएगा तो ये बनेगा ev डिवाइडेड बाई 2 पाई r। अब ये सारी वैल्यूज हमको क्वेश्चन में गिवन है, वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हमको पता ही है कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹ कूलम। v मतलब स्पीड जो कि आपको दे रखी है 2 इंटू 10⁻5 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई 2 पाई की वैल्यू 3.14 इंटू रेडियस कितनी है 0.51 एंगस्ट्रोम इंटू 10⁻⁻10 भी लिखेंगे इसको। ठीक है, जब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे तो ये आंसर अपने पास निकल के आएगा 10⁻⁻4 एम्पियर के बराबर। आप इस पूरे को सॉल्व करोगे ना तो ये आंसर आएगा इसका। तो यहाँ पे जो करंट प्रोड्यूस होगा वो 10⁻⁻4 एम्पियर के बराबर होगा। इस इलेक्ट्रॉन के सर्कुलर मोशन की वजह से जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है जी। इसके बाद में हमको दूसरी चीज इसने पूछी है, सेकेंड इसने पूछा है द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। ये बोल रहा है कि इस इलेक्ट्रॉन के घूमने की वजह से जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है उससे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो करंट प्रोड्यूस करेगा, करंट प्रोड्यूस होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा सेंटर पे। तो इस न्यूक्लियस के ऊपर, मतलब इलेक्ट्रॉन के घूमने से इस न्यूक्लियस के ऊपर, इस न्यूक्लियस के सेंटर के ऊपर कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे घूम रहा होगा तो ये एक सर्कुलर लूप की तरह बिहेव कर रहा होगा, सर्कुलर करंट लूप की तरह। और किसी भी सर्कुलर करंट लूप के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो ये होता है μ0 Ni अपॉन में 2a। a मतलब रेडियस है यहाँ पे, I मतलब करंट, n मतलब नंबर ऑफ टर्न्स। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है जो एक ही पाथ पे बार बार घूम रहा है, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी लेंगे 1 लेंगे। रेडियस आपको दे रखी है क्वेश्चन में, करंट हमने कैलकुलेट कर ही लिया है, वैल्यू पुट कर देते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। μ0 की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, n की वैल्यू क्या लेनी है 1, करंट 10⁻⁻4 एम्पियर डिवाइडेड बाई 2, रेडियस 0.51 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 है ना, मीटर में चेंज कर लेंगे इसको। तो ये अपने पास में क्या आ गया, ये अपने पास में आ गया मैग्नेटिक फील्ड। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। फिर तीसरी चीज इसने पूछी है द मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन। मैग्नेटिक मोमेंट का मतलब ये होता है, इसका फॉर्मूला होता है m = NIA। देखो जब भी कोई करंट कैरिंग लूप मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है तो वो कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर पाएगा उसको बताने के लिए टर्म होती है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। कोई भी करंट कैरिंग लूप हो, कोई भी शेप का हो सकता है, कोई भी करंट कैरिंग लूप हो, वो कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है इसको बताने के लिए जो टर्म यूज की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है NIA। N मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल या लूप, I मतलब करंट और A का मतलब है एरिया, उसका एरिया कितना है। अब ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे। देखो N यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स कितने लेने हैं, 1 लेना है भाई। एक सिंगल टर्न वाले करंट लूप की तरह ये बिहेव करेगा, इलेक्ट्रॉन जब घूमेगा ना तो एक सिंगल टर्न वाला जो करंट लूप है उसकी तरह ये बिहेव कर रहा होगा। करंट की वैल्यू 10⁻⁻4 एम्पियर, एरिया होगा πr², पाई यानी कि 3.14 और रेडियस कितनी दे रखी है 0.51 एंगस्ट्रॉम दे रखी है, उसको मीटर में चेंज करके स्क्वायर कर दो, पुट कर दो, तो ये अपने पास में आ जाएगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ द करंट लूप। अच्छा ये जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, नंबर ऑफ टर्न्स की कोई ऐसा यूनिट नहीं होती, करंट की होती है एम्पियर और एरिया की क्या होगी मीटर स्क्वायर। तो ये जो भी आंसर आएगा उसको एम्पियर मीटर स्क्वायर में रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, आया क्या समझ में? ये आएगा सॉल्व करने पे 1.231 टेस्ला 0.816 इंटू 10⁻⁻24, ये अपना आएगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, आपको ये जो O पॉइंट है दोनों डायग्राम के अंदर, यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करके बताना है। दो अलग अलग डायग्राम है, दोनों में एक सेमी सर्कल है, एक स्ट्रेट वायर है। अगर ये वाला सिरा बता नहीं रखा कि कहाँ तक है तो आपको इसको कहाँ पे कंसिडर करना है, इनफाइनाइट तक कंसिडर करना है कि इनफाइनाइट तक जा रहा है। ऐसे ये वाला जो सिरा है ये वाला भी इनफाइनाइट तक एज्यूम किया जाएगा। ठीक है, कि ये इनफाइनाइट पे जा रहा है, तो आपको O पॉइंट पे दोनों डायग्राम के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करके बताना है। देखो सबसे पहले तो इस वाले केस में, पहले केस में हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं O पॉइंट के ऊपर। यहाँ पे आपको दो चीजें दिखाई दे रही होंगी, एक तो स्ट्रेट वायर है और एक ये सेमी सर्कल है। ठीक है, ये जो स्ट्रेट वायर है
इसके एक एज के पास में ये पॉइंट है, मान लो कि सेमी सर्कल की रेडियस है ए, यहाँ पे भी सेमी सर्कल की रेडियस हम ए मान लेते हैं ये, ठीक है। तो ये जो ए डिस्टेंस है, यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है ओ पॉइंट के ऊपर। तो ये जो वायर है इसके एक एज के पास में पॉइंट है, और ये वाला जो सिरा है इसके लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब इसको इनफाइनाइट में माना जाएगा। तो कोई भी इनफाइनाइटली लार्ज वायर हो, उसके एक एज के पास में जब पॉइंट होता है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड होता है बी। ये कौन सा वायर है? पी क्यू। तो बी पी क्यू। कोई भी इनफाइनाइटली लार्ज वायर हो, उसके एक एज के पास में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका फॉर्मूला होगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। अब कौन सी डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो भी देख लो। वायर में करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो राइट हैंड थंब को ऊपर की तरफ रखेंगे। वायर में करंट किधर जा रहा है? ऊपर की तरफ। तो राइट हैंड थंब को करंट की डायरेक्शन में पॉइंट करना है, तो फिंगर्स आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएंगे। तो इधर फिंगर्स इनवर्ट जा रही है, तो मतलब ओ पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ट डायरेक्शन में होगा। लिख देते हैं इधर, किधर होगा ये? इनवर्ट्स होगा, ठीक है। अब ये जो क्यू आर पोर्शन है इसका मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, बी क्यू आर। अब ये एक सेमी सर्कल है, अगर ये कंप्लीट लूप होता तो इसका मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2a, लेकिन ये तो आधा ही लूप है, तो जितना लूप होगा उतना मैग्नेटिक फील्ड हम कंसिडर करेंगे। अगर ये कंप्लीट लूप होता तो इसका मैग्नेटिक फील्ड होता सेंटर के ऊपर म्यू नॉट आई अपॉन में 2a, लेकिन ये हाफ लूप है तो इसका हाफ कर दो, मतलब ये आएगा म्यू नॉट आई अपॉन में 4a। और ये मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में आएगा? तो जिस डायरेक्शन में करंट है उस डायरेक्शन में राइट हैंड फिंगर्स को घुमा के देखो। लूप के लिए क्या करना है? जिस डायरेक्शन में करंट होता है उस डायरेक्शन में राइट हैंड फिंगर्स को घुमाते हैं। थंब आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है। तो यहाँ पे देखो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ट ही आएगा। तो ये वाला मैग्नेटिक फील्ड भी किधर है? इनवर्ट्स है। अब दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में है तो दोनों ऐड हो जाएंगे सेंटर पे, तो टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा ओ पॉइंट के ऊपर वो मिलेगा इन दोनों का सम, म्यू नॉट आई अपॉन 4a। ये आप कॉमन ले लो, इसमें तो 1 बचेगा और इसमें 1 अपॉन पाई। ये अपना फाइनल आंसर होगा और डायरेक्शन वही इनवर्ट्स मानी जाएगी, ठीक है। ऐसे इसमें क्या करना है? इसमें देखो ये क्या है? सेमी सर्कल, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? तो बी पी क्यू है ना, कितना होगा? तो सेमी सर्कल है, मैग्नेटिक फील्ड होगा इनवर्ट डायरेक्शन में, और कितना होगा? तो सेमी सर्कुलर लूप के लिए क्या करना है? म्यू नॉट आई अपॉन में 4a, ये फॉर्मूला यूज करना है। ये कंप्लीट लूप के लिए होता है, इसका हाफ कर दो तो म्यू नॉट आई अपॉन 4a आ जाएगा। और कौन सी डायरेक्शन में है मैग्नेटिक फील्ड? इनवर्ट। तो यहाँ पे लिख देते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ट्स डायरेक्शन में। डायरेक्शन इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि इसका और इसका मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग डायरेक्शन में आ जाए, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ऐड करना पड़ेगा। अब ये जो वायर है क्यू आर, इसका मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं। अब ये जो पॉइंट है ओ, ये इसी लाइन के अलोंग है, देखो यहाँ पे है, ये वाली जो लाइन है इसको अगर आगे बढ़ाता हूं तो ये ओ पॉइंट से पास होगी। और आपको पता है कि कोई भी स्ट्रेट वायर हो उसके परपेंडिकुलर प्लेन में हमेशा मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसके अलोंग मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? 0। तो अगर ये वायर ऐसे रखा है तो इसके परपेंडिकुलर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड होगा चारों तरफ, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड 0 आएगा। तो ये जो पॉइंट है वो यहाँ पे है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना, चाहे वायर के ऊपर पॉइंट हो या इस लाइन पे कहीं भी हो, आगे या पीछे, मैग्नेटिक फील्ड 0 ही होगा। तो क्यू आर वाले पोर्शन के लिए मैग्नेटिक फील्ड होगा 0। तो जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके बराबर होगा? सिर्फ इस सेमी सर्कुलर लूप का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसी के बराबर आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4a। ये आपका आंसर होगा। आया समझ में? क्लियर एकदम? क्वेश्चन है, ए सोलेनॉइड ऑफ लेंथ 1 मीटर हैज a radius of 1 centimeter and has a total 1000 turns wound on it. It carries a current of 5 ampere. Calculate the magnitude of axial magnetic field inside the solenoid. इसकी एक्सिस के ऊपर कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो कैलकुलेट करना है। If an electron was to move with a speed of 10 raised to power 4 meter per second along the axis of the current carrying solenoid, what would be the force experienced by this electron? दो चीजें पूछी है, एक एक करके दोनों चीजों पे आते हैं। देखो सबसे पहले तो हम ये कैलकुलेट करते हैं कि जो सोलेनॉइड है उसकी एक्सिस के अलोंग कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो क्या क्या दे रखा है पहले वो नोट कर लेते हैं। सोलेनॉइड ऑफ लेंथ 1 मीटर, यानी कि लेंथ दे रखी है 1 मीटर के बराबर। फिर रेडियस भी दे रखी है, रेडियस कितनी है? 1 सेंटीमीटर के बराबर। रेडियस ऑफ सोलेनॉइड कितनी? 1 सेंटीमीटर। फिर इसने बोला इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो है 1000, तो 1000 नंबर ऑफ टर्न्स है।
इट कैरीज ए करंट ऑफ 5 एम्पियर, यानी कि करंट भी दिया हुआ है, ठीक है। और इसकी एक्सिस के अलोंग आपको मैग्नेटिक फील्ड पूछा जा रहा है। एक चीज बताओ कि यहाँ पे जो रेडियस है, क्या ये इस सोलेनोइड की लेंथ की कंपैरिजन में काफी कम है या ज्यादा है? रेडियस है 1 सेंटीमीटर, लेंथ है 1 मीटर। भाई 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसका मतलब रेडियस काफी कम है और लेंथ काफी ज्यादा है, तो इसको आप क्या मान सकते हो? एक लॉन्ग सोलेनोइड कंसिडर कर सकते हो। अगर इसको लॉन्ग सोलेनोइड कंसिडर किया जाएगा तो उस कंडीशन में सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई। एन मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, जिसका फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ द सोलेनोइड। ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अब इसमें जो जो वैल्यूज हैं वो पुट कर देते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। म्यू नॉट की वैल्यू है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। एन मतलब नंबर ऑफ टर्न जो 1000 दे रखे हैं। करंट कितना है? 5 एम्पियर डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ द सोलेनोइड 1 मीटर, ठीक है। रेडियस सिर्फ इसलिए दे रखी है इस क्वेश्चन में ताकि आप कंपेयर करके ये पता लगा पाओ कि जो सोलेनोइड है वो लॉन्ग सोलेनोइड कंसिडर करनी है या फिर शॉर्ट सोलेनोइड कंसिडर करनी है। तो यहाँ पे ये लॉन्ग सोलेनोइड कंसिडर होगी। सॉल्व कर लेंगे इसको, तो ये आएगा 2 पाई इंटू 10 की पावर -3 टेस्ला। ये आ गया अपने पास में मैग्नेटिक फील्ड। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो ये अपना आंसर आएगा। दूसरी चीज इसमें पूछी जा रही है कि जो सोलेनोइड है उसकी एक्सिस के अलोंग अगर एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो बताओ वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ये सोलेनोइड की एक्सिस हो गई। आपको एक चीज तो पता ही है कि जब हम किसी भी सोलेनोइड में करंट फ्लो करते हैं तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है वो एक्सिस के अलोंग ही होता है। इस तरीके से एक्सिस के अलोंग एक मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर प्रोड्यूस होगा, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर प्रोड्यूस हो रहा है सोलेनोइड के अंदर। अब जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे मूव कर रहा है? उसकी एक्सिस के अलोंग जा रहा है। ये इलेक्ट्रॉन है, सपोज करो एक्सिस के अलोंग इधर जा सकता है या फिर इधर जा सकता है। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहा है, इसकी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड अगर सेम डायरेक्शन में है तो इनके बीच का एंगल होगा 0 डिग्री। और अगर इलेक्ट्रॉन उल्टा जा रहा है, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है एक्सिस के अलोंग इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो थीटा कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो दो पॉसिबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन या तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहा होगा एक्सिस के अलोंग या उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होगा। अब आपको पूछा है कि ये इलेक्ट्रॉन कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है QVB sin थीटा। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है तो उसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है उसका फॉर्मूला क्या है? QVB sin थीटा। अब थीटा 0 डिग्री या 180 डिग्री कुछ भी पुट करो, आंसर 0 ही आएगा। साइन फंक्शन की वैल्यू 0 डिग्री पे भी 0 होती है और 180 डिग्री पे भी 0 होती है, यानी कि फोर्स लगेगा 0। 0 फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, मतलब जैसे जा रहा है वैसे उसी स्पीड से सीधा चला जाएगा, ठीक है। आया समझ में? इसके बाद में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ए स्क्वायर कॉइल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर हैज 20 टर्न्स एंड कैरीज ए करंट ऑफ 12 एम्पियर। The coil is suspended vertically and the normal to the plane of the coil makes an angle theta with the direction of a uniform horizontal magnetic field of 0.8 Tesla. If the torque experienced by the coil equals 0.96 Newton meter, then find the value of theta. तो आपको थीटा बताना है। क्या क्या दे रखा है पहले वो नोट कर लेते हैं। इसने बोला कि एक स्क्वायर कॉइल है जिसकी साइड क्या है? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर साइड की एक स्क्वायर कॉइल है, ठीक है जी। हैज 20 टर्न्स और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? 20 के बराबर है। फिर इसने बोला एंड कैरीज ए करंट ऑफ 12 एम्पियर और इसमें करंट कितना है? 12 एम्पियर के बराबर है, ठीक है जी। और इसको वर्टिकली हमने लटकाया हुआ है और इसका जो नॉर्मल है, इसने बोला द कॉइल इज सस्पेंडेड वर्टिकली एंड द नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल मेक्स एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ ए यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.8 टेस्ला। ये बोल रहा है कि किसी जगह पे एक हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें आपने इसको लटका रखा है, ये हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड मान लिया, और जो कॉइल है वो कुछ इस तरीके से लटकी हुई है। यहाँ पे स्क्वायर शेप की कॉइल है, इस तरीके से उसको लटका रखा है वर्टिकल प्लेन में, ठीक है। ये कॉइल हमने ऐसे लटका रखी है। अब एग्जैक्टली ये ऐसे नहीं है, अगर ऐसे होगी तो इसका जो नॉर्मल होगा यानी प्लेन के परपेंडिकुलर जो आप लाइन ड्रॉ करोगे वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी, है ना। इसका जो नॉर्मल है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाएगा। तो ये ऐसे नहीं लटकी हुई है, ये थोड़ा सा टेढ़ा है और टेढ़ा होने से इसका जो नॉर्मल है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से कोई थीटा एंगल बना रहा है। एग्जैक्टली ऐसे होती तो इसका नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होते, लेकिन ये थोड़ा सा ऐसे टिल्टेड है और टिल्टेड होने की वजह से
जो नॉर्मल की डायरेक्शन है और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है उनके बीच में एक एंगल थीटा बन रहा है। यहाँ पे दिखा देते हैं उसको, ये इसका नॉर्मल मान लो। तो जो नॉर्मल की डायरेक्शन है इसको मैं एन कैप से दिखा देता हूँ। नॉर्मल एक्चुअली एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। कोई भी कॉइल हो उसका जो प्लेन होगा उसके परपेंडिकुलर जो आप डायरेक्शन लेते हो वो एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट करती है। तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि यहाँ पे जो एरिया वेक्टर है और जो मैग्नेटिक फील्ड है उनके बीच का एंगल कितना है, थीटा है। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी आपको बताया हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कितना है, बी की वैल्यू आपको दे रखी है 0.8 टेस्ला। अब ये बोल रहा है कि जब ये कॉइल ऐसे लटकी हुई है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से, इसका जो नॉर्मल है या एरिया वेक्टर है वो थीटा एंगल बना रहा है, तो इसके ऊपर जो टॉर्क लग रहा है उस टॉर्क की वैल्यू है 0.96 न्यूटन मीटर। इतना टॉर्क इसके ऊपर लग रहा है। तो बताओ कि ये थीटा कितना है। तो जब भी आप किसी करंट कैरिंग कॉइल को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो उसके ऊपर जो टॉर्क लगता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, टो इक्वल्स टू NIAB साइन थीटा। आपको थीटा पूछा है तो साइन थीटा को अलग कर लो, साइन थीटा इक्वल टू टॉर्क अपॉन NIAB। अब ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे, देखो साइन थीटा इक्वल टू टॉर्क कितना 0.96 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 20, करंट कितना है, हाँ 12 एम्पियर करंट है यहाँ पे 12 एम्पियर, एरिया कितना होगा, तो ये स्क्वायर कॉइल है और इसकी साइड 10 सेंटीमीटर दे रखी है। इसकी जो साइड है L मान लेते हैं, ये आपको कितनी दे रखी है बताओ, साइड आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर के बराबर। तो एरिया क्या होगा, तो 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे, लेकिन उससे पहले 10 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेना, ठीक है। N/B, B कितना है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड कितना दे रखा है 0.8 टेस्ला। आप इस पूरे को सॉल्व करोगे, आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1/2 के बराबर, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू 1/2 आएगी, यानी कि थीटा कितना आएगा, ये आएगा 30 डिग्री। साइन थीटा 1/2 कब होता है, जब थीटा 30 डिग्री होता है। इसका मतलब जो कॉइल है उसका जो नॉर्मल है उसने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से कितना एंगल बना रखा है, यहाँ पे 30 डिग्री एंगल बना रखा है, जो आपको पूछा गया है इस क्वेश्चन में। आया समझ में। नेक्स्ट इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन देखो, ए रेक्टेंगुलर लूप ऑफ वायर ऑफ साइज 2.5 into 4 centimeter carries steady current of 1 ampere. A straight wire carrying 2 ampere current is kept near the loop as shown. ये एक लूप है और इसके पास में एक वायर को रखा हुआ है, ठीक है जी। इसने आगे बोला इफ द लूप एंड द वायर आर कोप्लेनर, मतलब ये दोनों एक ही प्लेन में है, देन फाइंड टॉर्क एक्टिंग ऑन द लूप एंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द लूप ड्यू टू द करंट कैरिंग वायर। ये बोल रहा है कि एक करंट कैरिंग वायर है, उसके पास में एक लूप रखा गया है, दोनों सेम प्लेन में है, तो ये जो लूप है इसके ऊपर इस वायर के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कितना फोर्स लगेगा और कितना टॉर्क लगेगा, ये दो चीजें आपको कैलकुलेट करके बतानी है। जो लूप है उसकी साइज आपको बता रखी है, ये है 4 सेंटीमीटर, ये है 2.5 सेंटीमीटर, और इसके अलावा आपको करंट बता रखा है, जो लूप है उसमें करंट है 1 एम्पियर और जो वायर है उसमें करंट कितना है 2 एम्पियर के बराबर है। नाम दे देते हैं इनको, मान लो ये करंट है I1 और ये वाला जो करंट है इसको हम I2 नाम दे देते हैं, तो ये है करंट I1 और I2। ये वाली जो दूरी है ये 2 सेंटीमीटर बता रखी है, ये वाली साइड है इसकी 2.5 सेंटीमीटर और ये वाली साइड क्या है 4 सेंटीमीटर के बराबर है। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये जो वायर है इसके अगर राइट साइड में ये लूप रखा हुआ है तो इसको जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो कौन सी डायरेक्शन में मिलेगा। यहाँ पे वायर में करंट किधर है, ऊपर की तरफ है, तो आपको राइट हैंड थंब को करंट की डायरेक्शन में पॉइंट करना है। फिंगर्स जिस साइड में इनवर्ड जा रही होंगी उधर इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा और दूसरी साइड में आउटवर्ड होगा। अब देखो ये जब मैं करंट की डायरेक्शन में थंब को पॉइंट करता हूं तो फिंगर्स इधर इनवर्ड जा रही है, इसका मतलब यहाँ पे हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होगा, इनवर्ड डायरेक्शन में होगा। हर जगह ये मैग्नेटिक फील्ड होगा इनवर्ड डायरेक्शन में। क्रॉस का सिंबल बना दिया इसके लिए हमने, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो वायर है और ये वाला जो वायर है इन दोनों की लेंथ बराबर है, इन दोनों में करंट भी सेम ही जा रहा होगा। इस लूप का भी एक नाम रख देते हैं PQRS। तो ये जो PS वाला पोर्शन है और जो QR वाला पोर्शन है इन दोनों की लेंथ बराबर है और दोनों में जो करंट है वो भी सेम है। पूरे लूप में एक ही करंट फ्लो रहा है, तो इस वाले वायर में और इस वाले वायर में करंट क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। और इस वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों वायर्स को मिलेगा वो भी सेम ही होगा, क्योंकि इस वाले वायर से ये दोनों बराबर दूरी पे हैं, है ना। ये वाला वायर देख लो,
ये वाला वायर देख लो, इस वायर से ये दोनों बराबर डिस्टेंस पे है। अगर ये बराबर डिस्टेंस पे है तो इन दोनों वायर्स के ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो भी बराबर आएगा, क्योंकि इस वायर की वजह से यहाँ पे और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बराबर है, दोनों वायर्स की लेंथ भी बराबर है, दोनों वायर्स में करंट भी सेम है, इसलिए जो मैग्नेटिक फोर्स आएगा जो इन दोनों पोर्शंस पे लगेगा, जिसका फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू आई एल बी साइन थीटा, ये भी सेम आएगा। कैसे? क्योंकि करंट सेम है दोनों वायर्स के लिए, लेंथ सेम है दोनों की, और B यानी कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो इस वायर की वजह से इन दोनों पोर्शंस को मिल रहा होगा वो भी सेम है, और साइन थीटा भी सेम होगा। थीटा कैसे सेम है? क्योंकि यहाँ पे करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड इनके बीच का एंगल है 90 डिग्री, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, करंट इधर है, एंगल कितना हुआ इनके बीच में 90 डिग्री, इसमें करंट इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, यहाँ पे भी थीटा कितना होगा 90 डिग्री। तो दोनों पोर्शंस पे जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा? फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वो इक्वल होगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी, क्योंकि करंट की डायरेक्शन दोनों पोर्शन में अपोजिट है। देखो इसमें इधर जा रहा है करंट, इसमें इधर आ रहा है। पहले इसमें बताओ इस वाले वायर पे कौन सी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स लगेगा? कौन सा रूल यूज करोगे इसके लिए? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करो। लेफ्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर को आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखना है, मिडिल फिंगर को आपको करंट की डायरेक्शन में पॉइंट करना है, तो थंब आपको मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ड है, तो मुझे लेफ्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर को इनवर्ड पॉइंट करना है और मिडिल फिंगर को करंट की डायरेक्शन में पॉइंट करना है। करंट इधर होना चाहिए, है ना, करंट की डायरेक्शन में मिडिल फिंगर होनी चाहिए मतलब, ठीक है। तो थंब किधर पॉइंट कर रहा है? ऊपर की तरफ। इसका मतलब इस वायर पे जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा? ऊपर की तरफ लगेगा। आया समझ में? और इसी तरीके से बताओ कि इस वाले वायर पे किधर फोर्स लगेगा? तो फर्स्ट फिंगर इनवर्ड, फर्स्ट फिंगर किधर? इनवर्ड। मिडिल फिंगर किधर करनी है? करंट की डायरेक्शन में। तो हाथ को इस तरीके से घुमा के सेट कर लो, फर्स्ट फिंगर इनवर्ड, मिडिल फिंगर करंट की डायरेक्शन में, तो थंब किधर पॉइंट कर रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा किधर लगेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। अब क्योंकि ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स बराबर ही है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो इनका तो टोटल 0 हो गया। अब इस वाले वायर पे और इस वाले वायर पे कितना फोर्स लगेगा वो हम कैलकुलेट करेंगे, फिर देखते हैं कि क्या वो भी बराबर आते हैं या अलग अलग आते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। सबसे पहले इस वाले वायर की बात करते हैं। देखो ये वाला जो वायर है ये इस फर्स्ट वायर के बिल्कुल पैरेलल रखा हुआ है, और हमने ये पढ़ा हुआ है कि दो वायर जब एक दूसरे के पैरेलल रखे हुए होते हैं तो उनके बीच में जो फोर्स लगता है वायर की यूनिट लेंथ के ऊपर, किसी भी एक वायर की यूनिट लेंथ के ऊपर, उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई आर। और अगर इनमें से किसी एक वायर की लेंथ गिवन हो और उस लेंथ के ऊपर लगने वाला फोर्स कैलकुलेट करना हो तो हमें इस फॉर्मूले को उस L से यानी लेंथ ऑफ द वायर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इससे अपने पास क्या आ जाएगा? टोटल फोर्स आ जाएगा जो उस वायर के ऊपर लग रहा होगा। तो ये किसका फॉर्मूला आ गया अपने पास में? ये किसी L लेंथ के वायर, जैसे दो वायर्स को पैरेलल रखा हुआ है, उनमें से किसी एक वायर की लेंथ अगर आपको गिवन है L लेंथ, तो उस L लेंथ पे लगने वाले फोर्स का फॉर्मूला अपने पास आ गया। अब जैसे इस डायग्राम के अंदर ये वाला वायर और ये वाला वायर, सिर्फ इतने पे फोकस कर रहे हैं हम लोग। कौन कौन सा वायर? एक तो ये वाला वायर जो अलग ही है, एक ये वाला पोर्शन PQ। ये दोनों वायर्स एक दूसरे के पैरेलल हैं, इनके बीच में दूरी कितनी है? 2 सेंटीमीटर। दोनों में करंट आपको पता ही है, और इस वायर की आपको लेंथ भी पता है। इस वायर की लेंथ कितनी है? 4 सेंटीमीटर। तो इस वायर के ऊपर कितना फोर्स लगेगा वो इस फॉर्मूले से आप इजीली पता कर सकते हो। लगा दो फॉर्मूला F इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला मैं अप्लाई कर रहा हूं, इसको मैं F1 बोल देता हूं या FPQ बोल देते हैं। PQ पोर्शन पे लगने वाला फोर्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं। म्यू नोट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। I1 I2 आपको दे रखा है 2 और 1, ठीक है। लेंथ ऑफ द वायर इज 4 सेंटीमीटर, तो 4 इंटू 10 की पावर -2 मीटर लिखेंगे। डिवाइडेड बाई क्या करना है? 2 पाई आर। आर मतलब डिस्टेंस बिटवीन द वायर्स, जो कि 2 सेंटीमीटर के बराबर है। इसको मीटर में चेंज कर लेंगे। अब इसको पूरा सॉल्व करेंगे। 2 पाई इंटू 2 ये हो गया 4 पाई, ये 4 पाई कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो ये बनेगा 8 इंटू 10 की पावर, ये 10 की पावर -2 कैंसिल, तो 10 की पावर -7 न्यूटन। ये आ गया अपने पास में फोर्स जो PQ वाले पोर्शन पे लग रहा होगा, ठीक है। फोर्स की डायरेक्शन भी यहाँ पे मार्क कर देते हैं। देखो दो वायर्स में जब सेम डायरेक्शन में करंट होता है तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं हमेशा, ठीक है।
ये वाला वायर और ये वाला वायर दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट है, तो इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन। मतलब इस वाले वायर पे जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन आएगी इस फर्स्ट वायर की तरफ, है ना, ये आएगा एफ पी क्यू। ऐसे ही आपको इस वाले पोर्शन पे फोर्स कैलकुलेट करना है, ये है आर एस पोर्शन, तो एफ आर एस मतलब आर एस वाले पोर्शन पे लगने वाला फोर्स कितना होगा, सेम फॉर्मूला चिपकाना है, म्यू नॉट की वैल्यू वही 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, I1 और I2 आपको 2 और 1 दे रखे हैं, तो 2 इंटू 1, लेंथ इसकी भी क्या है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या करना है 2 पाई आर। आर कितना है यहाँ पे देख के बताओ, ये वाला वायर और ये वाला वायर एक दूसरे से कितनी दूरी पे हैं, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 2.5 सेंटीमीटर है, टोटल डिस्टेंस कितनी हुई 4.5 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करके पुट करेंगे, ये आ गया। तो ये आएगा सॉल्व करने पे 3.55 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन। इसको सॉल्व करोगे ना तो ये वैल्यू निकल के आएगी। अब अपने पास में दोनों फोर्स आ चुके हैं। अच्छा, ये वाला जो वायर है इसके ऊपर फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, तो ये वाला जो वायर है फर्स्ट वायर, इसमें करंट ऊपर जा रहा है। सेकंड वायर ये है जिसको अभी हम कंसिडर कर रहे हैं, इसमें करंट नीचे की तरफ जा रहा है। मतलब दोनों में करंट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, और जब भी दो वायर्स में एक दूसरे के अपोजिट करंट होता है तो फिर उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा। मतलब ये वाला जो वायर है इसके ऊपर फोर्स लगेगा इधर, इसका नाम रख देते हैं एफ आर एस। तो एफ आर एस उधर है क्योंकि फर्स्ट वायर और सेकंड वायर में करंट क्या है अपोजिट डायरेक्शन में, तो इनके बीच में होगा रिपल्शन। तो इस वाले वायर पे आपको चेक करना है फोर्स की डायरेक्शन, तो वो इधर रहेगी। अब ये जो लूप है इस पे फोकस करो एक बार, इस पे ये वाले जो दोनों फोर्स हैं ये तो आपस में कैंसिल हो चुके हैं क्योंकि ये बराबर ही होते हैं। अभी बताया था इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स बराबर आएगा, तो ये तो आपस में कैंसिल। लेकिन ये दोनों फोर्स अलग अलग मैग्नीट्यूड के हैं और अलग अलग डायरेक्शन में भी हैं। ये लग रहा है इधर, ये लग रहा है उधर, तो इन दोनों का टोटल फोर्स किधर आएगा, तो इन दोनों में से जो ज्यादा है उसमें से कम वाला फोर्स माइनस कर लो। जैसे एफ पी क्यू ज्यादा है ना, कैलकुलेशन करके देखिए हमने, और एफ आर एस कम है, तो इसमें से ये माइनस होगा और रिजल्टेंट इसी की डायरेक्शन में आएगा जो ज्यादा वाला फोर्स है। मतलब जो नेट फोर्स लगेगा यहाँ पे वो किसके बराबर होगा, एफ पी क्यू माइनस एफ आर एस। इन दोनों को माइनस कर लो, ये आएगा 8 इंटू 10 की पावर -7 माइनस 3.55 इंटू 10 की पावर -7। सॉल्व करोगे तो ये आएगा 4.45 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन के बराबर। तो ये तो आ गया नेट फोर्स जो इस लूप के ऊपर लगेगा। और कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, तो फर्स्ट वायर की तरफ लगेगा। ये जो वायर है ना फर्स्ट वायर, ये वाला इसकी तरफ लगेगा क्योंकि ये वाला फोर्स ज्यादा है ये कम है, तो नेट फोर्स इधर आएगा। ठीक है, टॉर्क कितना लगेगा, अब टॉर्क का फॉर्मूला होता है NIAB sin थीटा। ये जो लूप है इसमें नंबर ऑफ टर्न्स नहीं बता रखे, तो नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे 1 लेंगे। अगर नंबर ऑफ टर्न्स गिवन होते कि इतने टर्न्स है इसमें, अगर ये कोई कॉइल टाइप होता तो उसमें नंबर ऑफ टर्न्स गिवन होते वो वैल्यू पुट कर देते। अभी n की वैल्यू 1 लेनी है। करंट इसमें पता ही है हमको, एरिया भी हम इसका देख सकते हैं, B यानी कि मैग्नेटिक फील्ड वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। थीटा बताओ कितना है, थीटा किसके बीच का एंगल होता है, लूप के लिए एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल होता है। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हर जगह किधर है, इनवर्ड डायरेक्शन में है, क्रॉस 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 मतलब इनवर्ड डायरेक्शन में है। और एरिया वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में है, तो ये जो लूप है इसका एरिया होगा प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है तो थीटा कितना होगा 180 डिग्री, और साइन 180 कितना होता है 0 होता है। इसका मतलब हियर थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, इसलिए जो टॉर्क लगेगा वो क्या लगेगा 0 लगेगा। तो टॉर्क तो लगेगा 0 और फोर्स लगेगा 4.45 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन। आया समझ में। एक गैलोमीटर हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 30 ओम, इट गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन with a current of 2 milliampere. Calculate the value of the resistance needed to convert it into an ammeter of range 0 to 0.3 ampere. ये बोल रहा है कि एक गैलोमीटर अपने पास है जिसको अमीटर में कन्वर्ट करना है, और गैलोमीटर कॉइल का जो रेजिस्टेंस है वो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना है Rg दिया हुआ है 30 ओम, और साथ में बोला कि इट गिव्स ए फुल स्केल डिफ्लेक्शन विद ए करंट ऑफ 2 मिली एम्पियर। ये मतलब ये क्या चीज है, ये है फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट Ig 2 मिली एम्पियर
और आपको कैलकुलेट क्या करना है, वो रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, शंट रेजिस्टेंस, जिसको हम मतलब जो गैल्वेनोमीटर कॉइल है उसके पैरेलल में लगाने वाले हैं, ताकि उसको कन्वर्ट किया जा सके 0 से 0.3 एम्पियर करंट को मेजर करने वाले अमीटर में। तो आपको आई कितना दे रखा है, 0.3 एम्पियर। ये जो मैक्सिमम करंट है ना, ये लेंगे 0 से 0.3 एम्पियर करंट को मेजर करने वाला अमीटर बनाना है। तो आई क्या है यहाँ पे 0.3 एम्पियर, आई जी कितना है 2 मिली एम्पियर, आर जी कितना है 30 ओम। तो बताओ कि वो जो रेजिस्टेंस हमको लगाना पड़ता है, शंट रेजिस्टेंस बोलते हैं उसको, शंट रेजिस्टेंस, उसका फॉर्मूला क्या है, आर एस इक्वल टू आई जी आर जी डिवाइडेड बाई आई माइनस आई जी। इसमें आपको वैल्यूज पुट करनी है, करो देखते हैं क्या आता है। शंट रेजिस्टेंस आर एस इक्वल टू आई जी कितना दे रखा है 2 मिली एम्पियर, मिली मतलब 10 की पावर -3, आर जी कितना है 30 ओम, डिवाइडेड बाई आई, आई है यहाँ पे 0.3 एम्पियर, माइनस आई जी कितना है 2 मिली एम्पियर। ये लो जी, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो आर एस की वैल्यू अपने पास निकल के आ जाएगी। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये ऊपर आएगा 60 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाई, इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.3 माइनस 2 बाई 10 की पावर 3, है ना। तो ये इधर जाएगा, एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं इसको। 60 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाई, जब एलसीएम लोगे तो 10 की पावर 3 एलसीएम आएगा, 10 की पावर 3 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 300 माइनस ये आएगा 2, ऐसा कुछ आएगा, और ये 10 की पावर 3 ऊपर चला जाएगा बाद में, तो ये आएगा 60 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 300 में से 2 माइनस करो 298। इसको सॉल्व करेंगे अप्रोक्सीमेटली, जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो ये आएगा 0. जैसे ये तो कैंसिल हो गया, और 60 बाई ये लगभग 300 के बराबर है, तो 1/5 आएगा, यानी कि 0.2 ओम के अप्रोक्सीमेटली इक्वल ये वैल्यू आएगी, अप्रोक्सीमेटली 0.2 ओम मान सकते हैं, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस आपको गैल्वेनोमीटर कॉइल के पैरेलल में लगाना है, इसको बोलेंगे शंट रेजिस्टेंस। अगर हम आई की वैल्यू चेंज कर देंगे, जैसे मुझे 10 एम्पियर को मेजर करने वाला अमीटर बनाना है, तो मुझे आई की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी 10 एम्पियर, तो वैल्यू अलग आएगी ना, फॉर्मूले को सॉल्व करोगे मतलब इससे, तो आंसर अलग आएगा। इसका मतलब जिस रेंज का आपको अमीटर बनाना होता है उसके अकॉर्डिंग ही आपको शंट रेजिस्टेंस लगाना है सर्किट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द टू एन अमीटर और ए मिली अमीटर हैज हायर रेजिस्टेंस एंड वाई। ये बोल रहा है कि मान लो आपके पास में एक अमीटर है और एक मिली अमीटर, तो उनमें से किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा और क्यों होगा। पहले तो ये बताओ कि अमीटर और मिली अमीटर में डिफरेंस क्या है। एक तो होता है मीटर और एक होता है मिली अमीटर, और एक और होता है माइक्रो अमीटर, है ना। इनमें डिफरेंस क्या है। देखो अमीटर करंट को मेजर करता है एम्पियर के अंदर, किसमें मेजर करेगा, एम्पियर में करंट मेजर करेगा, जैसे 1 एम्पियर 10 एम्पियर 50 एम्पियर ऐसे, ठीक है। ये करंट को मेजर करता है इन एम्पियर। और ये जो मिली अमीटर है, इसके आगे मिली लग गया ना, तो ये करंट को मेजर करेगा मिली एम्पियर में। किसमें मेजर करेगा, मिली एम्पियर में, यानी कि 10 की पावर -3 एम्पियर, इस रेंज का करंट ये मेजर करेगा। और जो माइक्रो अमीटर होता है वो क्या करता है, माइक्रो मतलब 10 की पावर -6, यानी कि 10 की पावर -6 एम्पियर, इस रेंज का करंट मेजर करेगा, मतलब स्मॉल करंट को मेजर करेगा वो, ठीक है। तो ये इनमें डिफरेंस है। आपको पूछा जा रहा है कि किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा और क्यों होगा। सिंपल सा लॉजिक लगा दो, अमीटर को एम्पियर में करंट मेजर करना है और मिली अमीटर को मिली एम्पियर में, यानी कि इसको छोटा करंट मेजर करना है। तो छोटा करंट मेजर करने के लिए इसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। और इसको क्योंकि कंपैरेटिवली बड़ा करंट मेजर करना है तो इसका रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, ताकि इसमें ज्यादा करंट फ्लो हो और ये ज्यादा करंट को मेजर कर पाए, ठीक है। तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। मिली एमीटर का क्या होगा, ज्यादा। और अगर माइक्रो एमीटर होता तो उसका और ज्यादा होता। करंट अगर ज्यादा मेजर करना है तो रेजिस्टेंस कम रखना पड़ेगा, और करंट अगर कम मेजर करना है तो रेजिस्टेंस ज्यादा रखना पड़ेगा। सिंपल सी बात है भाई, ठीक है। और अगर फॉर्मूले से समझाऊं तो देखो, किसी भी अमीटर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो हम लगाते हैं शंट के अंदर, वो होता है आर एस इक्वल टू आई जी आर जी अपॉन में आई माइनस आई जी। आई क्या है यहाँ पे, वो करंट जिसको आप मेजर करना चाह रहे हो। आई अगर ज्यादा रखना है तो आर एस को क्या होना पड़ेगा, इसके लिए छोटा होना पड़ेगा। आई अगर ज्यादा है तो आर एस की वैल्यू अपने आप ही कम आएगी, और अगर आई की वैल्यू कम पुट करोगे
आर एस की वैल्यू अपने आप ही ज़्यादा आएगी। याद रखो कि मिली एमीटर में आपको रेजिस्टेंस ज़्यादा लगाना पड़ेगा ताकि उसमें से कम करंट पास हो और वो उस कम करंट को मेजर कर पाए।